वेलकम माय डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं नासामिरंगा। मूवी की शुरुआत 1963 के समय में होती है, जहां हम एक गांव में किसी औरत को अपने बेटे के लिए खाना बनाते हुए देखते हैं। पर तभी उसका बेटा तो नहीं बल्कि एक अनाथ लड़का आता है, जिसको देखकर वो महिला पूछती है, आखिर तुम कौन हो?" वो लड़का बताता है कि मेरा नाम किश्तिया है और मैं एक अनाथ हूँ। क्या आप मुझे खाना दे सकती हैं? मुझे बहुत भूख लगी है। वो महिला किश्तिया को खाने के लिए खाना देती है। इसी बीच वहां उस महिला का बेटा अंजी आ जाता है, जो कि किश्तिया को खाते हुए देखकर कुछ बोलता तो नहीं, पर हाँ, उसके मन में सवाल आता है। अंजी की माँ उसे भी खाना देती है और खाने को खाते वक्त अंजी को खांसी भी आ जाती है, तो किश्तिया उसको पानी देता है। फिर अंजी पूछता है, माँ ये भैया कौन है? उसकी माँ जवाब देती है कि तुमने इसे भाई बोल दिया है, तो ये तुम्हारा अब से बड़ा भाई है। वो किश्तिया से कहती है कि कभी भी तुम दोनों अलग मत होना बेटा। मतलब उन्होंने किश्तिया को गोद ले लिया था। अब किश्तिया देखता है कि उसकी नई माँ लकड़ी से बनाने का काम करती है, तो वो भी इस काम को सीख लेता है। उसी बीच हमें इस गांव के एक जमींदार को दिखाया जाता है, जिसका नाम है वर्धराजू। वो गांव के लोगों को पैसा उधार देकर उनसे मोटा ब्याज लेता है। अब ऐसे ही जब वो किसी को पैसे उधार दे रहा होता है, तो वर्धराजू की एक टेबल टूट जाती है, जो कि लकड़ी की थी। इस टेबल को बनाने का काम किश्तिया करता है, जिसके बदले वो वर्धराजू से अपने पैसे मांगता है, जो भी उस टेबल के खर्चे में आया होगा। तो वर्धराजू उसको ये कहकर मना कर देता है कि तुम्हारी माँ ने मुझसे काफी ज्यादा पैसे उधार लिए हैं और इसका जितना भी पैसा है ब्याज में काट देना। अब ये सुनकर जब किश्तिया अंजी के साथ उदास होकर जाने लग जाता है, तभी वहां पर वर्धराजू की बेटी वरालू आती है, जो कि अंजी को बहुत मानती थी। इसीलिए वो उसे कुछ पैसे दे देती है ताकि इनका परिवार चल पाए। यहाँ किश्तिया को वरालू काफी पसंद आ जाती है। अब कुछ दिन के बाद किश्तिया और अंजी की माँ अपनी आखिरी सांस लेती है और बच्चों को पता चल जाता है कि उनकी माँ मर चुकी है। इस बारे में जैसे ही वर्धराजू को पता चलता है, वो वहाँ किश्तिया की माँ के घर पर कब्जा करने के लिए आ जाता है, क्योंकि किश्तिया की माँ ने उससे पैसे जो उधार ले रखे थे। अंजी यहाँ कहता है कि बस आप मुझे कुछ समय दे दो, मैं आपका पैसा लौटा दूंगा। अब वर्धराजू भी कहता है, तो बच्चा होकर इतने पैसे कहाँ से लौटाएगा? तो कभी नहीं लौटा पाएगा। इसी बीच वहाँ पर पिड़ैया नाम का एक आदमी आता है, जो कि इस गाँव का गवर्नमेंट लीडर था। वो वर्धराजू से कहता है कि इनका घर का जितना भी पैसा होगा वो तुम मुझसे ले लेना। अब यहाँ पिड़ैया ने किश्तिया की मदद की होती है, तो किश्तिया और अंजी इन्हें भगवान की तरह मानने लग जाता है। साथ ही पिड़ैया दोनों बच्चों को अपने घर खाना खिलाने भी लेकर आता है, और ये बात पिड़ैया के तीनों बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वक्त के साथ साथ एक दिन किश्तिया एक लकड़ी का हंस देकर वरालू को अपने दिल की बात बोलने वाला होता है, पर तभी वो देखता है कि पिड़ैया की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें वो घायल भी हो गया है। तभी देखते हैं कि कुछ लोग उसको मारने के लिए उसके पीछे आ रहे हैं। यहाँ किश्तिया पिड़ैया की गन निकालकर उन गांव वालों पर शूट करके उन्हें रोक देता है, और इस तरह पिड़ैया की जान बच जाती है। इसके साथ सीन कट होता है और कहानी 25 साल आगे यानी 1988 के समय में जाती है, जहां हम देखते हैं कि कुछ गुंडे भास्कर नाम के लड़के को सिर्फ इसीलिए उठा रहे हैं क्योंकि वो उनके गांव के एक बड़े जमींदार वीरभद्र की बेटी कुमारी से मिलने पिछली रात गया था। पर भास्कर बिल्कुल भी नहीं डरता, क्योंकि उसे पता है कि उसको बचाने के लिए पिड़ैया किश्तिया और अंजी को जरूर भेजेंगे। बात करें किश्तिया की, तो वो अपने भाई अंजी और उसकी बीवी मंगा, साथ में उनकी एक बच्ची के साथ रहता है। हाँ, किश्तिया ने अभी तक शादी नहीं की होती है, वो क्यों, ये हमें बाद में पता चलेगा। फिलहाल अभी तो पिड़ैया के ऑर्डर पर किश्तिया और अंजी साथ मिलकर उन गुंडों को मार देते हैं और भास्कर को इस तरह बचा लिया जाता है। किश्तिया उन गुंडों से कहता है कि आज के बाद हमारे गाँव में दिखना मत, समझ गए? और अब पिड़ैया भी किश्तिया और अंजी से भास्कर का ख्याल रखने के लिए कहता है, क्योंकि भास्कर पर दोबारा हमला हो सकता है। यही नहीं, पिड़ैया किश्तिया को अपने तीनों बेटों से बढ़कर मानता है, और ये बात पिड़ैया के तीनों बेटों को चुभ जाती है। एक दिन भास्कर के साथ अंजी घूमते हुए पूछता है, तुम आखिर कुमारी से कब और कहाँ मिले? तब वो बताता है कि मैंने उसे कॉलेज में देखा था, वहीं पर हमारी मुलाकात हुई और अब मुझे उससे किसी भी तरह शादी करनी है। उसकी बात सुनकर किश्तिया कहता है कि अंजी, इसे समझा, अभी कुछ किया तो गाँव के बीचों में दुश्मनी होना सही नहीं होगी। इतना कहकर किश्तिया अपने रास्ते चला जाता है। इस पर भास्कर कहता है कि इन्होंने तो कभी प्यार नहीं किया, ये क्या जाने कि प्यार क्या होता है। अंजी उससे कहता है कि अच्छा, आपको उनकी लव स्टोरी पता ही कहाँ है, सुनोगे तो दंग रह जाओगे, उनके जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता। फिर भास्कर अंजी से किश्तिया की प्रेम कहानी सुनाने के लिए कहता है, तो इसी के साथ कहानी जाती है 10 साल के समय पीछे, जब अंजी की मंगा से शादी होने वाली थी। उस समय दरअसल बचपन में वर्धराजू ने अपनी बेटी वरला को पढ़ाई करने के लिए मद्रास भेज दिया, और वो पूरे 15 साल के बाद वापस गाँव आने वाली थी। बचपन से लेकर किश्तिया आज तक उसको प्यार करता था, इसलिए वो काफी खुश भी था। लेकिन शादी में जब वरालू आती है तो किश्तिया की तरफ ध्यान ही नहीं देती, बल्कि किश्तिया उसको देखकर किसी और ही दुनिया में खो गया था। उसे ये बात कही जा रही थी कि आखिर वरालू बात क्यों नहीं कर रही है, कहीं वो मुझे भूल तो नहीं गई? नहीं, ये नहीं हो सकता। यही बात वो बार बार अंजी की फर्स्ट नाइट के दौरान उससे पूछ रहा होता है, जिस कारण अंजी अपनी फर्स्ट नाइट भी नहीं कर पाता। अब अगले दिन जब शादी की खुशी में अंजी नाच रहा होता है, तब वहां पर वर्धराजू आता है और उसको सब कुछ बंद करने को कहता है, क्योंकि उसको दिक्कत हो रही थी। वर्धराजू कहता है कि एक तो तुम दोनों अनाथ हो और अब इस मंगा को लेकर आ गए हो, वो भी एक अनाथ है, पूरे गाँव का माहौल खराब कर दिया है तुम लोगों ने। ये सुनकर गुस्से में किश्तिया वर्धराजू का कॉलर पकड़कर बोलता है, अनाथ वो होता है जिसका दुनिया में कोई ना हो,
हम सभी एक दूसरे के लिए काफी हैं, समझ गए। बाकी बात रही तुम्हारी, तो मुझे पूरे गांव में 4 लोग गिनवा दो जिन पर तुम्हें भरोसा है कि तुम मर जाओगे तो वो तुम्हारी अर्थी उठाएंगे। बताओ जरा 4 लोग। तुम ना तो किसी के दुख में आंसू बहा सकते हो और ना ही किसी की खुशी में हंस सकते हो। एक बात याद रखना, आज के बाद मैं तुम्हारे मुंह से कुछ भी उल्टा न सुनूं, समझ गए। अब वरदराजू का किश्तिया ने कॉलर पकड़ा था, तो जब किश्तिया हिम्मत करके बरालू से मिलने जाता है तो वो किश्तिया को काफी उल्टा सीधा सुनाती है और ये सुनकर वो बेचारा चुपचाप चला आता है। अब जब पिड़ैया को पता चलता है कि किश्तिया किसी लड़की को चाहता है तो वो कहता है कि अंजी और मेरे दोनों बड़े बेटों की शादी हो चुकी है, बच्चे हो तुम और मेरा छोटा बेटा दासू जो कि दुबई में है। तुम दोनों की शादी करके मैं भी चिंता से मुक्त हो जाऊंगा। तो एक काम करो, लड़की को मेरे पास ले आना, मैं खुद लड़की के पिता से बात करूंगा। किश्तिया कहता है कि पर अभी मैं ये तो पता कर लूं कि वो मुझसे प्यार करती भी है कि नहीं, उसके हाँ करते ही मैं उसको आपके पास लेकर आ जाऊंगा। बस फिर क्या था, किश्तिया अपने काम पर लग जाता है और अगले दिन एक बच्चा उसके कहने पर वरालू से जाकर कहता है आपके पिता को कुछ लोग मार रहे हैं। फिर क्या था, ये सुनते ही वरालू घर से बाहर उनके पास जाने के लिए निकल जाती है। वहां किश्तिया पहले से साइकिल के साथ खड़ा होता है तो वरालू उसको लिफ्ट देने के लिए कहती है। अब उसकी साइकिल के पीछे जगह तो नहीं होती तो वरालू को आगे ही बैठना पड़ता है। फिर उसे पूरा गांव घुमाते हुए किश्तिया उसके पिता तक पहुंच जाता है। लेकिन वरदराजू तो एकदम ठीक था। इस पर वरालू समझ जाती है कि अच्छा ये सब तुम्हारा ही किया आया है। किश्तिया कहता है कि हाँ, मैंने ये सब इसीलिए किया ताकि तुम्हें पूरा गांव आराम से घुमा पाऊं। तुम इतने सालों के बाद यहाँ आई हो, तब से लेकर तुम आज तक जितने भी रास्ते नए पुल बने हैं वो नहीं जानती होंगी, तो मैंने तुम्हें दिखा दिया। इसके बाद अगले दिन वरालू रात को किश्तिया को अकेले मिलने के लिए बुलाती है क्योंकि उसे गाँव के थिएटर में शाम को लगने वाली वो मूवी देखनी थी। दरअसल वरालू ने अपनी काम वाली से ये पूछा था कि पति के साथ कैसे रहना चाहिए, तो काम वाली ने वरालू को यह आइडिया दिया था कि थिएटर में मूवी देखो, उससे प्यार बढ़ेगा। तभी वरालू चाहती है कि किश्तिया उसको मूवी देखने के लिए लेकर जाए। अब पहले तो किश्तिया समझता है कि ये दूसरे टाइप की मूवी है जिसे लड़कियां देखने नहीं जा सकती, पर जब वरालू नहीं मानती तो किश्तिया उसको अगले दिन रेडी रहने के लिए कहता है। अगले दिन शाम को जब वो वरालू को मूवी के लिए लेने आता है तो वो देखता है कि वरालू ने साड़ी पहनी हुई है। वो कहता है कि तुम कोई धार्मिक फिल्म देखने जा रही हो जो ये पहना हुआ है तुमने। फिर वो वरालू को पैंट शर्ट पहनकर थिएटर लेकर जाता है। लेकिन जब मूवी में वो सब शुरू होता है तो वरालू देख नहीं पाती और आधी मूवी छोड़कर ही किश्तिया के साथ बाहर आ जाती है। वो काफी ज्यादा शर्माते हुए किश्तिया से बिना कुछ बोले चले जाती है। फिर एक रात वो अंजी के जरिए किश्तिया को बुलवाती है। अब वो किश्तिया को एक मैगजीन दिखाती है जिसमें कवर पेज पर लड़की ने छोटे कपड़े पहने होते हैं और वरालू को भी वही ड्रेस पहनी थी। बस फिर क्या था, इस बार भी उसकी जिद के सामने किश्तिया झुक जाता है और वरालू को वो ड्रेस लेकर देता है। और फिर वरालू उसको पहनने के बाद आती है किश्तिया के सामने तो वो वरालू को देखता ही रह जाता है। वो उससे पूछती है मैं कैसी लग रही हूँ। किश्तिया कहता है कि स्पाइसी बिरयानी की तरह, जिसे देखते पूरा खाने का मन करे वो। फिर वो किश्तिया को चढ़ाने के लिए जवाब देती है बस मैं चाहती हूँ कि मुझे ऐसे देखकर मेरा पति यही फील करे। अब ये बात किश्तिया के दिल पर लग जाती है कि ये पति की बात क्यों कर रही है, मतलब उसे ये लगता है कि ये दूसरे लड़के के बारे में बात कर रही है। वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तब वरालू उसको मनाने लग जाती है। वो दारू पी रहा होता है। वरालू उसकी बोतल लेकर खुद 2 घूंट मारने के बाद किश्तिया को आखिर प्रपोज कर ही देती है और वो यही तो चाहता था और यहीं से इनकी लव स्टोरी होती है शुरू। वरालू किश्तिया से अब शादी करना चाहती थी तो वो वरालू को पिड़ैया के सामने लेकर जाता है और उन्हें बताता है कि आपको इसके ही पिता से बात करनी है। वरालू को देखकर पिड़ैया तो दंग रह जाता है क्योंकि वहां पर वरदराजू भी मौजूद था जो पिड़ैया के छोटे बेटे दासू के लिए अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आया था। वरदराजू तो एकदम से आग बबूला हो जाता है। तब पिड़ैया उसको समझाता है कि देखो, जब दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो इनकी शादी के लिए हमें मान जाना चाहिए। पर वरदराजू उसके लिए राजी नहीं होता। वो कहता है कि पता नहीं ये अनाथ किस जाति का है, मैं इसके साथ तो कभी शादी नहीं कराऊंगा अपनी बेटी की। इतना कहकर वो वरालू को यहाँ से लेकर जाता है। वरालू भी अपना सामान लेकर घर से जाने लग जाती है तो उससे वरदराजू कहता है कि तुम्हारी माँ बेटी बचपन में ही गुजर गई थी, तब से मैंने तुम्हें पाला है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी एक अच्छे घराने में हो, ना कि उस अनाथ से। वो फांसी के फंदे को गले में डालकर वरालू को धमकी देता है कि अगर तुमने यहाँ की दहलीज पार की तो मैं अपनी जान दे दूंगा। यहाँ अचानक से वरदराजू का पैर फिसलता है और वो फांसी में मर जाता है और वरालू को तो एकदम सदमा ही लग जाता है। वो खुद को अपने पिता की मौत का जिम्मेदार मान रही होती है, इसलिए वो फैसला करती है कि वो किश्तिया से कभी शादी नहीं करेगी क्योंकि उसके पिता भी यही चाहते थे। हालांकि उसने किश्तिया से प्यार करना नहीं छोड़ा होता है। तब से वो आज तक किश्तिया से हर रोज दूर से ही मिलती है और वरालू ने तो अपने पिता के काम को पूरी तरह संभाल लिया होता है। किश्तिया भी उसके फैसले की इज्जत करता था, इसलिए उसने कभी वरालू को शादी करने के लिए दोबारा मजबूर नहीं किया। आज भी वो दिन भर उसकी एक झलक पाने के लिए रोज इंतजार करता है। इसी के साथ कहानी प्रेजेंट में आती है और हमें किश्तिया के गांव के पड़ोस वाले गांव को दिखाया जाता है जहां हम उस जगह के बाहुबली और जमींदार वीरभद्र को देखते हैं। भास्कर जिस लड़की को चाहता था वो वीरभद्र की बेटी कुमारी थी और साथ ही उसने अपने गुंडों को भास्कर को मारने के लिए भेजा था, पर किश्तिया ने सब कुछ बिगाड़ दिया। इसीलिए अब वो किश्तिया से बदला लेना चाहता है
वो जानता है कि पिड़ैया की ताकत किश्तिया ही है, इसलिए वहां का एसआई उसे बताता है कि पिड़ैया के घर में एक शख्स है जो किश्तिया और अंजी के खून का प्यासा पूरे 1 साल से है, और वो है पिड़ैया का छोटा बेटा दासू। इसी के साथ कहानी 1 साल पहले के समय पर शिफ्ट होती है, जहां हम दासू को देखते हैं जो कि दुबई से 9 साल की सजा काट कर यहाँ पर आया है। असल में दासू ने वहां किसी पर जानलेवा हमला किया था, इसलिए उसको 9 साल की सजा हुई थी। फिलहाल वो अपने एक दोस्त से मिलने जाता है जिसने दासू के एक क्लासमेट से शादी की होती है, पर दासू उसे पसंद करता था। इसके अलावा दासू का दोस्त ये भी कहता है कि इस मामले में तेरी किस्मत एकदम खराब है, तुम्हारी शादी बरालू से होने जा रही थी, लेकिन उसे तुम्हारे पिता का वो नौकर किश्तिया लेकर चला गया। और ऐसी मजाक उड़ाते हुए वो हंसने लग जाता है। दासू गुस्से में तुरंत अपने दोस्त को मार डालता है और कहता है, तेरी बीवी और वरालू दोनों बेटा मेरी हैं। वो सीधे घर पहुंचकर पिड़ैया से कहता है, पापा मेरी शादी आप वरालू से करवा दो, लेकिन पिड़ैया उसको मना कर देता है। पिड़ैया कहता है कि वरालू और किश्तिया एक दूसरे को चाहते हैं, उनकी शादी नहीं हुई है, लेकिन दोनों पति पत्नी से कम नहीं है, उस लड़की की शादी तुमसे तो नहीं हो सकती। और ये सुनकर दासू तो अपने ही पिता को मारने जाता है, पर उसे उसके दोनों भाई रोक लेते हैं और कहते हैं कि पिताजी तो हमेशा बाहर वालों का ही साथ देते हैं, कौन सा वरालू की किश्तिया से शादी हुई है अभी, तुझे उसके साथ जो करना है कर ले, हम तेरे साथ हैं। इतना सुनते ही दासू वरालू के घर में घुस जाता है और छिपकर उसे कपड़े बदलते हुए देखता है। और जब वरालू की नजर दासू पर पड़ती है तो वो उसको काफी उल्टा सीधा सुनाती है। यहाँ दासू वरालू के साथ जबरदस्ती करने की भी कोशिश करता है और उसे गलत तरीके से छूता है। फिर वो खुशी खुशी बाहर आ जाता है, जिस दौरान वरालू अपने पूरे कपड़े पहनकर बाहर निकलती है और दासू को पीटने लगती है, पर दासू किसी बेरहम की तरह हंस रहा होता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता इस चीज का। और ये सब बाहर से अंजी देखता है तो वो दासू को मारने लग जाता है। दासू भागते हुए अपने भाइयों के पास पहुंचता है और फिर क्या, अंजी भी उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन तभी दासू के भाइयों के गुंडे उसको पकड़ लेते हैं। अब अंजी मुसीबत में था तो वहां किश्तिया की एंट्री होती है, जो कि पहले अंजी को छुड़ाता है और फिर दोनों साथ में मिलकर सभी को बुरी तरह मारते हैं। अंत में वहां पर दासू और अंजी के बीच खतरनाक लड़ाई हो जाती है। तब किश्तिया उस लड़ाई को शांत करवाता है। अंजी से किश्तिया पूछता है कि किस बात पर तुम्हारी लड़ाई हुई, लेकिन अंजी को वहां वरालू नाम में इशारा करती है, क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा लोग मौजूद थे। तो अंजी अपने भाई को कुछ नहीं बताता, मगर किश्तिया को पता होता है कि मेरा भाई किसी को ऐसे तो मारेगा नहीं, इसलिए वो सिचुएशन को समझकर अंजी को लेकर जाता है। लेकिन तभी वो दासू पीछे से अंजी को मार देता है और ये देखकर किश्तिया का पारा चढ़ जाता है। वो कहता है, शुक्र मनाओ तुम पिड़ैया के बेटे हो, नहीं तो अब तक तुम्हारी यहाँ लाश पड़ी होती। दासू भी कहता है कि तुम दोनों भाई बस 1 साल और जी लो, अगले साल इस संक्रांति के दिन तुम दोनों की मैं जान ले लूंगा। किश्तिया भी कह देता है कि मेरे रहते हुए अंजी को छू कर भी दिखा। तो आज 1 साल पूरे हो गए थे। दासू फिर से गांव में अपना बदला पूरा करने के लिए आ चुका था। वीरभद्र दासू के जरिए अपना बदला पूरा करने की प्लानिंग कर चुका था, बस इंतजार था सही मौके का। दासू गांव आते ही अर्थियां सजाकर अंजी के घर पहुंचता है, जिससे मंगा थोड़ी चिंतित होती है, पर अंजी और किश्तिया इसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेते। लेकिन यहाँ त्योहार से पहले दोनों गांव की इज्जत का सवाल भी था, तो अपनी बेटी कुमारी के मैटर को लेकर वीरभद्र पिड़ैया और किश्तिया के सामने आता है, जहाँ पर काफी बहस के बाद ये तय होता है कि अगर किश्तिया वीरभद्र के पैर छूकर माफी मांग ले तो ये बात और नहीं बढ़ेगी। इसके लिए किश्तिया तो तैयार हो जाता है। वो जैसे ही झुकने वाला होता है तभी वहां पर अंजी आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर किश्तिया वापस खड़ा होकर हंसने लगता है, क्योंकि अंजी ने भास्कर की मदद की थी कुमारी को उसके घर से भगाने में, जिनकी अब गांव में धूमधाम से शादी होगी। यहाँ किश्तिया कहता है कि अब हम दोनों गांव वाले तो एक दूसरे के रिश्तेदार हुए, और इस बात से वीरभद्र एकदम बौखला जाता है। वो आखिरकार दासू से हाथ मिला लेता है, जो कि रात में वरालू को अकेले देख उसकी गाड़ी का पीछा करने लग जाता है। यहाँ वरालू भी परेशान होकर एक लोहे की रॉड लेकर उसके सामने खड़ी हो जाती है और दासू को ललकारने लग जाती है। दासू भी हंसते हुए मन ही मन सोचता है कि पहले अंजी और किश्तिया का खेल खत्म कर दो, फिर तुम्हारी बारी। ये सोचकर वो वापस चला जाता है। दूसरे दिन यानी संक्रांति के त्योहार के समय अंजी भास्कर के साथ एक मूवी देखने के लिए थिएटर जाता है, जहाँ पर उस पर हमला हो जाता है। लेकिन अंजी काफी बहादुरी से लड़ता है और भास्कर को भागने के लिए बोलता है, पर उसके जाते ही एंट्री होती है दासू की, जो कि अंजी को बुरी तरह घायल कर देता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि बचपन में जब कार एक्सीडेंट के वक्त किश्तिया ने पिड़ैया की जान बचाई थी, तो उस वक्त वहां पर दासू भी मौजूद था, जो कि घायल था, जिसे अंजी अपनी पीठ पर लेकर डॉक्टर के पास लेकर गया था। ये सोचकर दासू कहता है कि चल, उस एहसान के बदले मैं तेरी जान नहीं लेता। यहाँ अंजी को लगता है कि वो बच गया, पर तभी दासू पलटता है और कहता है कैसा लगा मेरा मजाक? दोस्तों, ये उसने नहीं बोला था, ये मैंने बोला। वो अंजी से कहता है कि तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा? इतना बेवकूफ नहीं हूं मैं, और अपने दुश्मन को कभी इतना बेवकूफ समझना भी मत। और फिर आखिरकार वो अंजी को जान से मार ही डालता है। ये सब कुछ होने के बाद वहां किश्तिया पहुंचता है, जिस दौरान अंजी की थोड़ी थोड़ी सांसें चल रही थी। फिर हॉस्पिटल ले जाते वक्त अंजी अपने भाई से कहता है कि भाई, वरालू से बोलना मेरी आखिरी इच्छा थी कि वो तुमसे शादी कर ले, उससे ये बोल देना, वो पक्का मान जाएगी। और इतना कहती अंजी की सांसें टूट जाती है और किश्तिया के साथ अंजी की बीवी भी काफी रोते हैं। यहाँ अपने बेटे की गलती की माफी मांगने के लिए पिड़ैया भी आ जाता है, पर उसे कुछ बोले बिना किश्तिया
वापस भेज देता है। इधर जब अंजी की मौत की खबर वरालो को लगती है तो वो अपने पिता की तस्वीर के सामने आकर उनसे माफी मांगती है और घर से पहली बार किश्तिया से मिलने चाहती है, जो कि अपने भाई की मौत की वजह से काफी टूट चुका था। उससे वरालो कहती है कि जो भी अंजी की मौत का जिम्मेदार है उसे बता दो कि वो किसका भाई था, और हाँ, एक बात, तुम्हें जिंदा रहना है। इधर पिड़ैया भी दासू से भाग जाने को कहता है, लेकिन वो अपने पिता की बात नहीं सुनता। बस फिर क्या था, संक्रांति के मेले के बीच किश्तिया दासू को मारने पहुंच जाता है, पर दासू अकेला नहीं था, उसके साथ वीरभद्र और उसके कई आदमी थे। दूसरी ओर किश्तिया को पुलिस की झंझट से बचाने के लिए वरालो एसआई को घूस देती है, जो समझ चुका था कि वो किस लिए आई है। वो वरालो से कहता है कि एक दासू की जान के लिए इतना सारा पैसा। वरालो जवाब देती है कि किसने बोला ये एक जान के बदले है, आज कई जाने जाने वाली है। और यहाँ किश्तिया ने वीरभद्र के आदमियों को मारना शुरू कर दिया होता। तभी हम देखते हैं कि दासू ने कुमारी और भास्कर दोनों को किडनैप कर लिया है और वो भास्कर को मारने वाला होता है। तभी किश्तिया का ध्यान भटकता है और सभी उसको काफी मार जाते हैं। दासू कहता है कि तुमने कहा था ना कि तेरे रहते तेरे भाई को कुछ नहीं हो सकता, देख आज वो इस दुनिया में है नहीं। और ये सुनते ही किश्तिया दोबारा खड़ा उठता है और काफी बुरी तरह सभी गुंडों सहित उस दासू को भी बुरी तरह मार देता है। यहाँ किश्तिया ने दासू को भी ठीक उसी तरह जीने की उम्मीद देकर मारा था जिस तरह दासू ने अंजी के साथ किया। ये खून खराबा देखकर वीरभद्र की हालत खराब हो जाती है और वो अपनी बेटी कुमारी और भास्कर की शादी करवाई देता है। शाम को किश्तिया पिड़ैया से माफी मांगने के लिए जाता है क्योंकि उसने उसके बेटे दासू को मारा था। पिड़ैया रोते हुए किश्तिया के गले तो लगता है, लेकिन सिर्फ उसे चाकू मारने के लिए। ये उसने अपने बेटे के दुख में किया था। सभी गांव वाले पिड़ैया को मारने के लिए बढ़ते हैं, लेकिन उन्हें वो घायल किश्तिया रोक कर कहता है नहीं, और पिड़ैया को अंदर जाने के लिए कहता है। इतना सब होने के बाद भी वो पिड़ैया के एहसानों को नहीं भूलता, जिस चीज को देखकर पिड़ैया को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो रोते हुए अपने घर के अंदर चला जाता है। जिसके जाने के बाद किश्तिया को वरालो संभालती है और कहती है, अब मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। ये सुनते ही किश्तिया कहता है कि ये कहकर तो तुमने मेरे अंदर जान फूंक दी, अब मैं नहीं मरूंगा। और मूवी के आखिर सीन में कुछ साल के बाद के समय को देखते हैं, जहाँ किश्तिया और वरालो ने शादी कर ली है और वो साथ में मस्त बाइक में जा रहे हैं, जिसके पीछे उनका बेटा भी दौड़ते हुए आ रहा है, जिसका नाम किश्तिया ने अपने भाई अंजी के नाम पर रखा होता है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ दोस्तों ये मूवी होती है खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।